हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना भाई सुरेश चौधरी, एडवोकेट सुरेश चौधरी, फिर आया आपके बीच में लेके एविडेंस एक्ट पार्ट 2। और आज हम करेंगे सेक्शन 1 से लेके 20 तक, बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, सबसे पहले बात करें सेक्शन 1, तो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं कहते, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। इसमें केवल ये पूछा जाता है इसका एक्सटेंट कहाँ तक होगा और कहाँ नहीं होगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आ सकता है प्री में, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस चीज के बारे में। जस्ट अ सेकेंड। वो पूछ सकते हैं भाई कब कमेंस हुआ, कब इसकी असेंट की डेट थी, कब गजेट की थी। ठीक है, सारी चीजें मैंने पिछली क्लास में बता दी। अब मैं स्टार्ट करता हूँ सीधा सेक्शन नंबर 2 से। तो भाई 2 का तो आपको पता ही है, तो हो गया रिपील। ठीक है, 2 क्या हो गया, सेक्शन 2 तो हो गया रिपील। और ये जो है रिपील कब हुआ, ठीक है, ये हुआ 1938 में। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि जो सेक्शन 2 है उसके मैं रिपील की डेट भी क्यों बता रहा हूँ 1938, बिकॉज आरजेएस प्री में इस साल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था किसमें, जिसमें पूछा था भाई क्वीन शब्द कब रिपील हुआ। तो भाई क्या भरोसा दोबारा कोई जुडिशरी पूछ ले। ठीक है, तो हमें याद होना चाहिए जो सेक्शन 2 है इंडियन एविडेंस का, कब रिपील हुआ, कब इसको उठा के हटा दिया गया था, बिल्कुल 1938 में। ठीक है, फिर तीसरा जो है सेक्शन जो 3 है वो बताते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज। भाई सीधी सी बात है, इसमें डेफिनेशंस दे रखी है और कुछ भी नहीं है। डेफिनेशंस जैसे कि नॉर्मल डेफिनेशन से हमें पता होना चाहिए, हमें क्या क्या पता है, हमें सब पता है। ठीक है, मतलब जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स है लगभग नॉलेज रखते हैं। भाई कोर्ट क्या होता है सबको पता है। कोर्ट क्या होता है, क्या क्या किस किस को इंक्लूड करेगा। चलो, कोर्ट किस किस को इंक्लूड करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो जजेस होंगे। ठीक है, फिर कौन होगा, मजिस्ट्रेट साहब होंगे, और कोई भी पर्सन होगा। ठीक है, लेकिन अब इसने कह दिया पाबंदी है किस पे, पाबंदी आएगी आर्बिट्रेटर पे। ठीक है, मतलब कोर्ट क्या हो सकता है इंक्लूड, जजेस इंक्लूड करेगा, मजिस्ट्रेट साहब होंगे। ठीक है, कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन ये आर्बिट्रेटर भाई साहब नहीं होंगे। ठीक है, और किस लिए, कि जो लीगली अथोराइज हो, क्या करने के लिए, क्या पढ़ रहे हैं हम, एविडेंस लेने के लिए। ठीक है, तो कोर्ट क्या हुआ, कोर्ट जो इंक्लूड करता है किसको, जजेस को, मजिस्ट्रेट को, या कोई भी ऐसा पर्सन जो लीगली एंटाइटल्ड है एविडेंस लेने के लिए, मतलब साक्ष्य लेने के लिए, जो कि विधिक रूप से मतलब एंटाइटल्ड है, अधिकार है उसको, तो वो सारे के सारे कोर्ट होंगे। जो कौन सा नहीं होगा, आर्बिट्रेटर नहीं होगा। ठीक है, यहां पे डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं हम किस पे, कि भैया फैक्ट क्या होगा। कल ही मैंने बात करी थी फैक्ट क्या होगा। भाई बिना फैक्ट के तो एविडेंस भी नहीं आएगा, कैसे निकाल लेंगे, अपने आप फैक्ट के थोड़ी ना आ जाएगा एविडेंस। जैसे मैथ्स में होता है कि आंसर फैक्ट क्या आएगा, नहीं है ना, वैसा तो नहीं है इसमें। तो फैक्ट जो है वो होते क्या है, हमें सबसे पहले समझना है। देखो सेकंड डायग्राम पे आते हैं, इस पे नहीं हो रहा। फैक्ट क्या होते हैं अच्छे से समझते हैं, फैक्ट्स। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज, क्या, कोई भी मतलब थिंग, कौन सी, एनीथिंग, कोई भी चीज। ठीक है, या फिर इससे रिलेशन ऑफ थिंग, इससे कोई मिलीजुली चीज हो। ठीक है, केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। अब सेंसेस हमारे पास कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं हमारी। ठीक है, क्या होती हैं, सेंस। कई बार कहते हैं ना, डू यू हैव द सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है, तो हमारे पास भी इंद्रियां होती है 5, मतलब छू के महसूस किया आपने, या आपको लगा, या कुछ ऐसा हुआ, तो पांचों इंद्रियों से आपको कुछ भी लगा, महसूस हुआ, दैट इज अ फैक्ट। ठीक है, समझ गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है फैक्ट। इसके इलिस्ट्रेशन में से क्वेश्चन आता है डायरेक्टली। इलिस्ट्रेशन क्या कहती है, सबसे पहले सेकंड देख लो। हाँ, एक अगर क्वेश्चन आए, पहले भी आ रखा जुडिशरी में, क्या जो मेंटल कंडीशन है उसको हम फैक्ट मानेंगे, क्या करेंगे, इसे फैक्ट माना जाएगा। यस, इट इज अ फैक्ट, ये भी फैक्ट है कि उसकी मेंटल कंडीशन क्या है। ठीक है, अब जब मेंटल कंडीशन से रिलेटेड, अभी ब्रेन से कोई रिलेटेड बात हो गई, तो भाई
आदमी सोचेगा, धारणाएं आएंगी, कहाँ पे आएंगी? माइंड में आएंगी ना। तो अगर किसी की इंटेंशन होती है, किससे रिलेट होगी वो? सेक्शन नंबर 14 से। और अगर मोटिव आ जाए तो किससे होगा? सेक्शन नंबर 8 से। ठीक है, ये तो बस मैंने जस्ट ये कनेक्ट करके बताया, क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि जो एविडेंस होता है उसका काम क्या होता है। जैसे साकड़ में कड़ी से कड़ी जुड़ती है, वैसे एविडेंस में कड़ी से कड़ी जुड़ती है, ऐसे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें देखो, सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ इसमें इलस्ट्रेशन दे रखी है, ये आप लोग देख लेना। इसमें ये कह रहा है कि एक नॉर्मल सी बता देता हूँ मैं कि दैट अ मैन सैड सर्टेन वर्ड्स, ये भी फैक्ट है। जैसे ये भाई साहब है, ठीक है, मौज में आ रहे हैं, इन्होंने कुछ वर्ड्स कहे, ठीक है, सैड सर्टेन वर्ड्स, ठीक है, अबाउट किसी के बारे में भी कह दिए, मान लो इसके बारे में कह दिए, या और किसी चीज़ पे कह दिए, तो ये क्या है? ये भी फैक्ट है। ठीक है, और अगर किसी मैन ने कुछ सुना या देखा, अब जैसे मान लो इसने कुछ देखा, ठीक है, या इसने कुछ सुना, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? वो भी फैक्ट होंगी। मतलब देखा प्लस सुना, या तो देखा या सुना या दोनों हुए, तो वो भी फैक्ट है। या बोला, स्पीक, डीएसएस, इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि भैया रिलीवेंट फैक्ट क्या होते हैं? व्हाट आर द रिलीवेंट फैक्ट्स? रिलीवेंसी के बारे में मैंने कल भी बताया था। रिलीवेंट मतलब मैं तेरा भाई, तू मेरा भाई, चाहे चचेरा चाहे मैं मेरा। ठीक है, रिलेवेंट का क्या? कि ऐसा कोई भी फैक्ट, जैसे ये F1 है, ठीक है, ये F2 फैक्ट से, ठीक है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है किसी भी वे में, किसी भी वे में इससे कनेक्टेड हो रहा है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। डेफिनेशन जो इसकी कहती है वो ये कहती है कि वन फैक्ट इज सेड टू बी रिलीवेंट टू अनदर। ये फैक्ट इसका रिलीवेंट माना जाएगा, या फिर ये इसका रिलीवेंट माना जाएगा कब? when the one is connected with the other in any of the ways refer to the provision of the act relating to relevancy of fact। मतलब relevancy of fact के प्रोविजन में रिलेटेड कुछ भी आ जाएगा तो एक दूसरे से रिलेटेड माने जाएंगे। अब रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट में क्या होता है? फैक्ट एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए होते हैं। अब जैसे मैंने कल भी बताया था कि अगर मर्डर हुआ, मर्डर हो गया, तो मर्डर में फिर देखा भाई कड़ी से कड़ी जोड़ती है पुलिस, ठीक है, फैक्ट का बिखराव होता है। अगर कोई भी हत्या हुई या फिर और कोई भी ऑफेंस हुआ तो उसमें फैक्ट का बिखराव होता है। तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है उसमें क्या करती है? वो F1 को जोड़ के देखेगी F2 से, अच्छा कि भाई ये देखो जरा कि जिसने इसको मारा है, इसकी इस मृतक बंदे से रेगुलर बात होती थी, ठीक है, दैट इज अ फैक्ट। सेकंड थिंग, इसका इससे प्रीवियस एनिमिटी स्टार्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ कि ये दोनों कॉलेज में पढ़ते थे और कॉलेज में पढ़ने के दौरान इनकी हाथापाई हुई थी और तभी से इनके परिवारों के बीच में कुछ विवाद चल रहा है। ये भी फैक्ट है, समझे? दैट आर द रिलेटेड फैक्ट। और किससे रिलेट हुए? और उसके बाद में साहब इनके बीच में कई FIRs हुई, ठीक है, कई FIR हुई, तो FIR भी क्या हुआ? हाँ भाई FIR भी हो गई, तो भाई क्या हुआ? पॉइंट ऑफ प्रीवियस एनिमिटी निकल के आ गया इनका। पॉइंट ऑफ क्या निकल के आया इसका? इसका आया पॉइंट ऑफ प्रीवियस एनिमिटी, प्रीवियस एनिमिटी। भाई F1 कनेक्ट हुआ F2 से, F3 से। हमें किताबी नॉलेज के अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि हमें चीज़ों को समझना कैसे है, समझना कैसे है, उन्हें एक दूसरे से जोड़ना कैसे है, कड़ी से कड़ी हमें कैसे मिलानी है इसकी, ठीक है। भाई किताबें तो हर कोई पढ़ लेगा। अब देखिए ये सारे कनेक्ट हो गए तो क्या निकल गया रिजल्ट में? हाँ, प्रीवियस एनिमिटी। अब प्रीवियस एनिमिटी आ गई, अब पुलिस ये देखी कि ठीक है प्रीवियस एनिमिटी आ रही, तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि एनिमिटी तो थी, दोनों में दिक्कत तो थी, लेकिन होता क्या? उसके बाद भी फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर समझ में, अच्छा भाई साहब एक शादी समारोह के बीच में भी इन दोनों में हाथापाई हुई थी जिसमें मृतक ने इसके मारे थे, ठीक है, जो करंट में बंदा इसके मार दिए थे मृतक ने, तो उसको लेके आपसी रंजिश को लेके आज 10 दिन बाद में इसने क्या किया? इसकी हत्या कर दी, हत्या कर दी। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी? दैट आर तो रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, रिलेटेड होगी एक दूसरे से। यही होती है किसकी?
रिलीवेंट के बारे में, पॉइंट ऑफ रिलीवेंसी और रिलीवेंटेड फैक्ट के बारे में। समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। नहीं समझे तो भैया कुछ नहीं कह रहा है, कमेंट के अंदर आप नीचे लिख दीजिए, मैं बिल्कुल सुधार करूँगा उसके अंदर, ठीक है। अब फैक्ट इन इश्यू क्या आता है, ठीक है। फैक्ट इन इश्यू भाई कल भी मैंने बताया था, फैक्ट इन इश्यू, ठीक है। अब जो हमारे हिंदू वाले भाई बंधु, हिंदी वाले जो भाई बंधु हैं, उनके लिए एक छोटी सी चीज़ कहता हूँ, फैक्ट इन इश्यू। इसका मतलब क्या कहता है? इसको कहते हैं हम वाद का कारण, ठीक है भाई। मतलब ऐसा क्या हुआ कि इस बंदे को इसके खिलाफ कहां पे आना पड़ा? कोर्ट में आना पड़ा। कोर्ट में आना पड़ा इनको। अब कोर्ट में क्यों आना पड़ा? रीजन क्या है? ऐसे क्या कारण है? यही है फैक्ट इन इश्यू, ठीक है। फैक्ट इन इश्यू को ऐसे समझ सकते हो कि मेन रीजन बिहाइंड द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट के पीछे मेन रीजन यही है। और फैक्ट इन इश्यू हमें कभी भी ये नहीं बताएगा कि हमें एविडेंस कैसे पता करना है, ये कभी तरीका नहीं बताएगा एविडेंस पता करने का, ये बताएगा बस ये है। और पता करने का तरीका कौन बताएगा? ऑर्डर नंबर 14 CPC, ठीक है, उससे हमें रिलेट करना है। अब देखिए दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्या कि जो CRPC है और एक जो CPC है, CRPC CPC, CPC तो सिविल के लिए और CRPC क्रिमिनल के लिए। तो इनमें क्या चीज़ें दोनों समानताएं हैं? सबसे देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या फ्रेम होगा? यहाँ चार्ज फ्रेम होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या फ्रेम होगा? यहाँ पे इशू फ्रेम होगा, ठीक है। किस बात का इशू? उसके बाद में क्या होता है भाई? होने तो फिर तो एविडेंस ही है। अब एविडेंस की एक चीज़ और देख लो, एविडेंस कभी खुद से उठ के नहीं आएगा अपने घर में से, ठीक है। हाँ भैया मैं आ रहा हूँ, मतलब कभी भी शो मोटो नहीं होगा ये। और ये सब किस में हमारा गिवन है? ये दे रखा है CPC के ऑर्डर नंबर 14 में, बिल्कुल प्रेस्क्राइब कर रखा है कि इशू फ्रेम कैसे होगा, ठीक है। अब जो CRPC और CPC हमें बताता है कि फैक्ट इन इशू निकालना है, फैक्ट इन इशू निकालना है, ये बताता है हमें क्या? CRPC और CPC ये क्या बताएगा? FII, फैक्ट इन इशू हम कैसे निकालेंगे ये बताता है, ये निकालना है, ठीक है। अब फैक्ट इन इशू का मैंने बता दिया कि भाई कैसे होगा। चलो दोबारा बता देता हूँ, कल क्लास में बताया था कि ये, एक मिनट, ये कौन है? ये वादी यानी प्लेंटिफ, ये कौन है? डिफेंडेंट। वादी साहब वाद लाया, वादी वाद लाया, प्लेंटिफ प्लेंट लाया। प्लेंट दिया कोर्ट को, कोर्ट में इसने लिखे फैक्ट, जैसे मान लो 20 फैक्ट लिखे इसने, 20, 210 नहीं, 20 फैक्ट लिखे और दे दिए कोर्ट के सामने कि साहब ऐसा ऐसा है, इससे मेरी लड़ाई हुई थी, ये हुआ था, फलाना देखना, सब कुछ उसने सर्कमटेंसेस के हिसाब से लिख के दे दिया, ठीक है। अब क्या करता है कि कोर्ट कहता है ठीक है भाई हो सकता है ऐसा, मे बी तुम जो कह रहे हो ठीक हो सकता है। ये क्या करते हैं, कोर्ट क्या करते हैं फिर? डायरेक्ट करते हैं टू दी डिफेंडेंट कि भैया ये ले तेरी प्लांट की कॉपी, इसने तेरे खिलाफ में ये मुकदमा किया, आके प्रूफ करो। इस पे ये क्या देगा? अपनी रिटन सबमिशन देगा, सबमिशन देगा। सबमिशन के अंदर क्या करेगा? ये कितने फैक्ट हैं? 20 हैं। कुछ तो ये कहेगा कि हाँ भाई ऐसा तो ये हुआ था, ठीक है। कुछ पे तो क्या कर लेगा? हामी भर लेगा। हामी भरने को मतलब एडमिट कर लेगा। और जो नहीं लगते इस पे उसको ये डिनाई कर देगा। और जो नहीं लगते जिस पे डिनाई किया है तो वो क्या है? वही है फैक्ट इन इश्यू, ठीक है। और जो एडमिटेड हो गए, जिस पे इसने एक्सेप्टेंस भर ली, उस पे तो विवाद है ही नहीं। जिस पे विवाद नहीं है तो उस पे वाद का कोई मतलब भी नहीं निकलता। जब विवाद पे वाद का मतलब नहीं निकलता तो विवाद कहाँ से अराइज हुआ? विवाद अराइज हो रहा है ओनली एंड ओनली उन चीज़ों पे जिस पे कि डिफेंडेंट ने या फिर प्रतिवादी ने डिनाई किया है, ठीक है। देखो दोबारा बताता हूँ मैं, मतलब कि फैक्ट आए 10, 20 मान लो, ठीक है। 20 आए, 6 पे तो इसने कहा यस एडमिट, या मान लो 10 पे इसने कहा एडमिट कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। अब ये कहता है कि बाकी के जो 10 फैक्ट है ना, इसको मैं नहीं मानता, ये फालतू के एलिगेशंस लगा रहा है। तो अब ये प्लेंटिफ यानी वादी, ये प्रतिवादी
दोनों में विवाद का कारण क्या बचा? यही 10 फैक्ट बचे भाई। इस पे तो दोनों एग्री हो गए, इसने लगाया ऐसा, इसने कहा ठीक है ऐसा, तो खत्म, ये विवाद ही खत्म हो गया। लेकिन अब 10 बचे, ये 10 ही किसका कारण है? आगे वाद की जो गति चलेगी, मतलब कि द प्रोसीजर जो प्रोसीड करेगा वो इसके लिए करेगा, और दैट इज द फैक्ट इन इश्यू। खत्म, ठीक है। इसकी इलस्ट्रेशन से वो देख लेना। और जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट आपको पता ही है भाई, सबको पता है कि कल ही बताया था। उसमें कुछ मतलब रिटन हो, न्यूमेरिक फॉर्म में हो, ठीक है, फिगर्स हो। जैसे हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिले थे भाई? पशुपतिनाथ यहाँ बैठे हुए, इधर साइड में वो गैंडा भी खड़ा था, इधर एलिफेंट भी खड़ा था, डियर भी खड़ा था, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ द डॉक्यूमेंट ही कह सकते हैं हम भी, ठीक है। ये इसमें दे रखा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और देखिए, अगर बात करी जाए कि जो नॉर्मली इसमें क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली, वो ये पूछते हैं कि जैसे दे दिया कि क्या मैप डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? यस, जितने भी मैप होंगे और प्लेन होंगे वो डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है। तो एमपी का पेपर भरना है कहाँ से? दिल्ली से। तो जितने भी पेपर, जितने भी मैप्स होंगे और प्लेन्स होंगे वो क्या होंगे? डॉक्यूमेंट होंगे। और कोई भी इंस्क्रिप्शन होगी, इंस्क्रिप्शन मतलब ये जैसे मेटेलिक प्लेट है, मेटेलिक प्लेट की इंस्क्रिप्शन का जैसे लोह स्तंभ मान लो यार, डायरेक्टली सुनो, कौन सा? जो लोह स्तंभ कहाँ पे लगा हुआ है? ये मेहरौली में लगा है, ठीक है। इस पे कुछ स्क्रिप्चर्स वगैरह लिखी हुई है, तो ये क्या है? ये भी एक डॉक्यूमेंट है। और यही तो इसमें दे रखा है इसकी इलस्ट्रेशन में कि किसी भी मेटल के ऊपर कुछ भी अगर इंस्क्रिप्शन है तो दैट इज दी डॉक्यूमेंट, ठीक है। और किसी के ऊपर भी पुरानी जो चीज़ें हैं, अशोक की शिलालेख हो गए, सब कुछ हो गए, सारे क्या है? वो डॉक्यूमेंट है। चाहे कहीं से भी घुमा के पूछ ले, हमें नहीं अटकना इसमें, ठीक है। फिर आगे पढ़ लो, एविडेंस क्या होता है। अब देखो भाई, अब आती मेन बात कि एविडेंस कहाँ से आया। एविडेंस का जन्म कैसे होगा, ठीक है। एविडेंस का जन्म कैसे हुआ, ये देखिए कहानी इसकी कैसे आती है एविडेंस की। क्या था कि एक फैक्ट था, किसी ज़माने में एक फैक्ट होता था। अब फैक्ट को मतलब ये प्राइमरी कक्षा में पढ़ता था। अब इसको यहाँ से कहाँ जाना था? इसको यहाँ से यहाँ जाके इसको क्या बनना था? इसको एविडेंस बनना था, एविडेंस। अब यहाँ से यहाँ तक के सफ़र के लिए इसे क्या बीच में कुछ बाधाएं आएंगी? वो इसे क्लियर करके जाना पड़ेगा। अब जैसे कि आप यहाँ पे हो, आपको जाना जुडिशरी के लिए, तो जुडिशरी के लिए जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रीलिम्स देना है, फिर मेंस देना है, फिर इंटरव्यू देना है, देन हमारी वो क्या जो हमारा एम है वो वहाँ पे है। तो वही सिचुएशन फैक्ट की है। फैक्ट को ऐसे मान के चलो कि ये भी एक एस्पायरेंट है और ये क्या कर रहा है? इसको जाना है कहाँ पे? एविडेंस पे। लेकिन एविडेंस इसको कब मिलेगा? जब ये परीक्षा पास करेगा, जब ये क्या बोलेगा, इस जो इसके माइलस्टोन्स है वो अचीव करके चलेगा। तो जब फैक्ट 2 माइलस्टोन अचीव कर लेता है, माइलस्टोन कौन से? 2 माइलस्टोन अचीव कर लेता है। सबसे पहले तो कौन सा? रिलीवेंसी का, मतलब कि रिलीवेंसी की परीक्षा इसने पास कर ली, माइलस्टोन 1 हो गया, रिलीवेंसी पार कर गया। फिर रिलीवेंसी के बाद में जो आया एक किला और एडमिसिबिलिटी का, ये दोनों अगर क्रैक कर गया उसके बाद में एविडेंस बन गया। साफ तरीके से लिखता हूं, एक बार साफ तरीके से लिखें तो देखो कि ये फैक्ट बना एविडेंस, ठीक है। और कब बना? यहाँ की जो बाधाएं आई उसको पार करके। और क्या बाधाएं इसने पार करी? इसने करी 2 बाधाएं पार, मतलब इसने किले फतेह किए। कौन से किला फतेह किया? सबसे पहले जो किला फतेह किया कौन सा? रिलीवेंसी का। रिलीवेंसी से लड़ाई करी और ये जीत गया, ठीक है। फिर इसकी एक बैटल और हुआ किसके साथ में? एडमिसिबिलिटी के साथ में, कि एडमिसिबल है कि नहीं है। उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से लड़ा और जीत गया।
तो फिर जाके इसको फतेह मिली और ये क्या बन गया, किंग ऑफ एविडेंस, एविडेंस बन गया, खत्म। फैक्ट कैसे एविडेंस में होगा समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो दोबारा कमेंट कीजिएगा, फिर समझाऊंगा, ठीक है। अब मैंने कल ही बताया था कि जो फैक्ट है, क्या एडमिटेड को कभी प्रूव करना है, क्या नहीं करना है, कोई मतलब वाली बात ही नहीं है। और कौन से जो कि जुडिशियली नोटिसेबल है उन्हें भी हमें नहीं करना है प्रूव। अब 3 चीज़ें इसमें आती हैं, कौन कौन सी, प्रूव्ड हो गई, एक कौन सी होगी, डिसअप्रूव्ड हो गई, एक नॉट प्रूव्ड हो गई। ये तो सबने पढ़ा होगा यार अपने एलएलबी में। प्रूव्ड का मतलब भाई एक लगे जो प्रूडेंट मैन है उसे भी लगे हाँ भाई ऐसा हो सकता है, सामान्य आदमी को भी जो जिसको लॉ का ज्ञान नहीं वो भी समझ जाए हाँ ऐसा हो सकता है, दैट इज अ प्रूफ थिंग। और डिसअप्रूव्ड वो कहे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कौन, प्रूडेंट मैन। और ये कौन सा, नॉट प्रूव्ड, जो ना कि ये हो और ना कि ये हो, मतलब नाइदर प्रूव्ड एंड नॉट डिसअप्रूव्ड। जब नाइदर प्रूव्ड और नॉट डिसअप्रूव्ड होगा तो वो क्या होगा, वो होगा नॉट प्रूव्ड। ये खत्म कहानी इसकी, यहां तक। हम आगे आते हैं इसमें, आगे इसमें वही बता रखा है। फिर इंडिया क्या है, इंडिया भाई वो अब तो सारी चीज़ें आ गई। जब जम्मू कश्मीर का रिकॉन्सिलेशन एक्ट आया 370 हटने के बाद में, तो भैया ये भी इंडिया का पार्ट हो गया, ख़त्म। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का सबको पता क्या चीज़ें होती हैं। फिर हम इसमें, हमें बस एक कमेंट्री में ज़्यादा सारी कमेंट्री नहीं पढ़नी है, एक ही पढ़ लो इसका कि फाल्सस, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, फाल्सस इन ऊनो, फाल्सस इन ओमनीबस। कौन सी, ओमनीबस, ओमनी वो वाली नहीं जो मारुति सुजुकी की आती थी। इसका मतलब क्या, फाल्सस इन इन ऊनो और फाल्सस इन ओमनीबस, मतलब कि आप किसी भी अपने विटनेस को या फिर कोई भी जो विटनेस है उसको आप ब्रांडेड नहीं कर सकते कि भैया तू झूठा है, लायर है, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब नो विटनेस कैन बी ब्रांडेड एज द लायर, इतना ही कहता है। फिर बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें, जैसे चांस विटनेस क्या हो गया, अच्छा भाई आप कैसे पहुंचे वहाँ पे। फिर सेकंड थिंग इज दी चाइल्ड विटनेस। चाइल्ड विटनेस की अगर बात आती है तो हाँ भाई उसकी भी जो एग्जामिनेशन है, मतलब उसकी जो मतलब साक्ष्य की हम कहते हैं कि वैल्यू कितनी है, तो उसकी भी भाई वैल्यू होगी। लेकिन इसमें क्या करते हैं, कई बार इसको कॉर्पोरेट करके देखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो चाइल्ड है, छोटा बच्चा है, चॉकलेट के लालच में आ जाएगा और चीज़ों को हो सकता है कि ट्यूटर भी हो जाए, ट्यूटर्ड हो जाए ये वाला। इसीलिए इसको क्या करते हैं, हम दूसरे फैक्ट से कॉर्पोरेट करके देखते हैं, ठीक है। बस इतना ही कुछ है। इसके बाद में आ गया जो फोर्थ में, फोर्थ का मैं कल बता ही चुका हूँ कि मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव सबको पता है क्या होता है। अब जो हम मेन स्टार्ट करेंगे 5वां, मतलब सेक्शन नंबर 5, एविडेंस मे बी गिवन ऑफ द फैक्ट इन इश्यू एंड रिलीवेंट फैक्ट्स, ठीक है। ये कह रहा है कि एविडेंस किसका दे सकते हैं हम, फैक्ट इन इश्यू का दे सकते हैं और रिलीवेंट फैक्ट्स का दे सकते हैं, बस। अब आती है मेन कहानी, किसकी कहानी, अब आती है कहानी हमारे एविडेंस एक्ट की। यहाँ से शुरुआत होती है, मेन जो शुरुआत होती है, मेन शुरुआत होती है यहाँ से। कहाँ से, सेक्शन नंबर 6 से शुरुआत होती है, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि सेम ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन, ठीक है। मतलब कोई भी चीजें जो सेम ट्रांजैक्शन में हुई है उनके बारे में हमें कौन बतलाता है, उनके बारे में हमें बताता है सेक्शन नंबर 6, जो कि हमें क्लियरली कहता है कि रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, वो क्या होंगे, वो सारी की सारी चीजें आपस में रिलीवेंट होंगी जो कि सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा। अब जैसे इसका एग्जांपल देख लो, एग्जांपल ये है कि ए एक एक्यूज है मर्डर का ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। अब ए क्या है, ए, इसके हाथ में है डंडा, इसने क्या किया, इसको मारा और पीट पीट के, मतलब इसने इतनी स्ट्राइक करी, इतनी स्ट्राइक करी कि ये बंदा क्या हो गया, डेथ कर गया, मतलब इसने इसका मर्डर कर दिया। तो मर्डर करने के बाद क्या, वाट एवर वॉज सैड और डन बाई ए और बी और दे स्टैंड बायर्स एट द बीटिंग। अब इसको जो पीट रहा है ये कौन है, जिसने मर्डर किया, एक्यूज, और ये विक्टिम। अब जो इन भाई साहब ने कहा, जो इन भाई साहब ने कहा, और हम क्या कह सकते हैं,
ये जितने भी इधर साइड बाय साइड खड़े हैं, बहुत सारे खड़े हैं। जैसे मान लो कि ये फाइट हो रही है कहाँ पे, ये फाइट एक मॉल के अंदर हो रही है, और मॉल में इसने क्या कहा, इसने ए ने कहा किसको, बी को, अरे तुझे बहुत दिन हो गए, मैं तेरे को देख लूंगा ये वो, और इसने क्या किया, इसको मारा बहुत बुरे तरीके से। अब जो स्टैंड बायर्स है, मतलब जो साइड में जो खड़े लोग, अभी भीड़ तो होती है, उन्होंने जो देखा सुना और इन्होंने जो कहा सुना, वो सारी चीज़ें वो भी क्या होंगी, दैट आर आल्सो द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। ठीक है, वो भी क्या होंगी, वो भी पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, वो भी रिलीवेंट फैक्ट है। ठीक है, ये इसकी थी इलस्ट्रेशन ए। फिर हम बात करें सेकंड की, अगर इससे समझ में नहीं आता आगे देख लेते हैं कि क्या किया कि ए है एक्यूज ऑफ वेगिंग अ वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट। दूसरे डायग्राम पे आते हैं, ये क्या है, ये भाई साहब है, छोटा करते हैं इसको। इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या छेड़ दिया, विद्रोह कर दिया इसने, रिबेलियन, बहुत सारे लोगों को लिया अपनी तरफ से, बहुत सारे लोगों को। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, टेकिंग पार्ट इन आर्म्ड इंसर्शन इन विच द प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड। अब इसने क्या किया, आर्म्ड थे, मतलब सारे के सारे बहुत सारे लोग थे, सबके पास हथियार थे। अब इसमें हुआ क्या, इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है, बसें हैं, या फिर हम कह सकते हैं ट्रेन्स में इन्होंने कुछ कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मॉन्यूमेंट्स वगैरह को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। ठीक है, अब जब नुकसान पहुंचा दिया तो उसके बाद क्या, और क्या कर दिया, नुकसान पहुंचा के इन्होंने क्या किया, जेल पहुंच गए। बोले अच्छा जेल पहुंचे, बोले कैदियों भाग जाओ यहाँ से। इन्होंने क्या कर दिया, गेउल्स आर ओपन, गेउल्स का मतलब जेलों को ओपन कर दिया, सारे के सारे कैदियों को भगा दिया यहाँ से, भगा दिया। और कैदी कौन से थे, क्रिमिनल नेचर के थे, सोसाइटी में जाएंगे तो गड़बड़ करेंगे ना, तो वही सिस्टम है इसमें। अब गेउल्स इन्होंने ओपन कर दिया, तो जो भी अक्रेंस है टू दीज फैक्ट्स आर रिलीवेंट, जो भी अक्रेंस हुई है, मतलब इसने आर्म्ड रिबेलियन को भड़काया, इसने गवर्नमेंट के खिलाफ वार करी, इसने क्या किया, गेउल्स ओपन करे, चाहे इसने नहीं करे लेकिन इसके कहने पे हुए, प्रॉपर्टी को फूकने में हाथ है इसका, तो क्या होगा फिर, ये क्या सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ये एक रिलेटेड क्या हो रहे हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ रही है इसकी। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये एक पार्ट ऑफ जर्नल ट्रांजेक्शन आएंगे। ठीक है, जर्नल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, चाहे ये बंदा यहाँ पे प्रेजेंट हो या ना हो, चाहे ये जेल ओपन करने में प्रेजेंट हो या ना हो, चाहे प्रॉपर्टी फूकने में प्रेजेंट हो या ना हो, लेकिन क्या करेगा, रिलेवेंट तो है, सेम ट्रांजेक्शन पार्ट तो है, इसके कहने पे तो सब कुछ हुआ है, महान आदमी तो यही है। ठीक है, यही बताता हमारा सेक्शन नंबर 6। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको भी कहते हैं रेस गेस्टे कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रेस गेस्टे। अगर पूछा जाए तो डायरेक्टली इससे क्या क्वेश्चन आता है, इससे जो क्वेश्चन आता है, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल ऑफ रेस गेस्टे गिवन इन, किसके अंदर दिया गया है, फिर सीधा कह देगा ए सेक्शन 6, फिर बी कह देगा सेक्शन 5। ठीक है, ऐसे दे देगा, तो देखते याद आ जाएगा रेस गेस्टे मतलब सेक्शन नंबर 6। इसके अलावा इससे कुछ नहीं आएगा, आएगा तो कोई इलिस्ट्रेशन पूछ लेगा, और इलिस्ट्रेशन बी ही इसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं सेक्शन नंबर 7 में। सेक्शन नंबर 7 क्या कहता है कि कॉज इफेक्ट और ओकेजन। सेक्शन नंबर 7 हमें क्या बताता है, सेक्शन नंबर 7 हमें डायरेक्टली बताता है कि कॉज इफेक्ट और ओकेजन क्या होगा। ठीक है, कॉज इफेक्ट और ओकेजन, ये मान लो सेक्शन नंबर 7 है, कॉज प्लस इफेक्ट प्लस ओकेजन। इसको मैं इलस्ट्रेशन क्या डायरेक्टली एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लो कि ये एक लड़का है, ठीक है, इस लड़के का ये फ्रेंड है, ये मान लो कि ये घूम के आया कहाँ पे, या फिर काम करके आया बाहर की कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में, और ये पैसा लेके आया, बहुत ज़्यादा पैसा लेके आया। अब ये जो बंदा था, इसे पैसे की नीड थी, ये कहता है देख भाई मैं तो 2 लाख रुपए कमा के लाया, ये देख मैं क्या लेके आया, मैं 2 तोला चेन लेके आया, कहते हैं ना 50 तोला, 50 तोले की चेन लेके आया। अब क्या कहता है, अब इसे ये पता था कि ये जो बंदा है, ये रंगीन पानी पीने के बाद, रंगीन पानी कौन सा, सिग्नेचर वाला रंगीन पानी, मतलब कौन सा, जो कि रंगीन हो द्रव्य, वो पी लिया इसने। पीने के बाद में होश में नहीं रहता, इसने क्या कर लिया कि भाई इधर उधर गिर जाएगा सामान, और इसने ये सामान अपने पास ले लिया, और पास लेके अगर कह दे कि 50 तोला, उस 50 तोले को, या फिर जो 2 लाख रुपए ये जो लेके आया था, ये अपने पास ले गया, अपने अलमीरा में रख लिए, या फिर इसने कुछ ले लिया बैंक में जमा कर दी। सारी चीज़ें क्या हैं, कॉज इफेक्ट और ओकेजन। ठीक है, कॉज क्या आया,
सबसे पहले कॉज में इसको नीड थी पैसों की, ठीक है, और इसने क्या किया, दिखाए पैसे। फिर इफेक्ट क्या आया, इसने क्या कर दिया, इसको पता है कि ऐसा ऐसा होगा, करेगा। इफेक्ट में इसने क्या किया, जैसे ही इसने ड्रिंक किया इसने इसका माल ले लिया। ओकेजन हो गया, ओकेजन क्या किया, ये जाके या तो बेचा या अपने उसमें अलमीरा वगैरह में रख लिया। यही चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं है। और अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूँ इसकी, डेफिनेशन में क्या दे रखा है कि फैक्ट विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रिलीवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू और विच कंस्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग अंडर विच दे हैपन। ठीक है, मतलब मोटा मोटी तौर से भैया ऐसे तो तुम्हें समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, जो चीज़ें बता रहा है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो स्टेट ऑफ थिंग को दर्शाएगी, ठीक है, फैक्ट इन इशूज रिलेटेड वगैरह होगी, बताएगा भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वही चीज़ें क्या होंगी, किस में होंगी, कॉज इफेक्ट और ओकेजन को, ओकेजन के अंदर आएंगी। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि इसकी इलस्ट्रेशन देख लो। जब भी आप इलस्ट्रेशन देखोगे ना, आपको सेक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। अब जैसे देख लो कि इलस्ट्रेशन ए है, इलस्ट्रेशन ए क्या कह रहा है, कोई भी फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी, मतलब कि चोरी होने से पहले बी कहाँ गया, ये मेला लगा है, मेले में इसने सोचा मैं झूला झूल के आऊँगा, मैरी को राउंड करूँगा। अब इसने क्या किया, इसके पास पैसा है, पैसा 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 इसके पोजीशन में, इसने ये किसी को दिखाया, इसको दिखा दिया कि देख मेरे पास पैसा है, मेला जा रहा हूँ, घूमूंगा, तेरा मन करे तो आज। इसने कहा नहीं। अब ये दिखाया तो चीज़ क्या होगी, रिलीवेंट होगी, हो सकता है इसने किया हो। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसकी इलस्ट्रेशन। एक और है कि ए क्वेश्चन इज विदर ए मर्डर्ड बी, क्वेश्चन है कि क्या ये जो भाई साहब है अच्छे से दिख रहे हैं, इन्होंने इसका मर्डर किया, इसका, यही तो क्वेश्चन है। तो फिर क्या कहता है कि ये जो ग्राउंड पे मार्क्स हैं, ये है ग्राउंड। अब इस ग्राउंड के ऊपर जो ये निशान है, ये वाले ऐसे, कौन से वाले निशान, निशान किसके, स्ट्रगल के। जब स्ट्रगल होगा तो ऐसे ऐसे निशान आएंगे ना स्ट्रगल के। मतलब भाई इसने अगर चाकू से हमला किया, इसने चाकू से हमला किया, तो चाकू से हमला करेगा तो ये भी तो रजिस्ट करेगा ना। न्यूटन का नियम क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भाई ये एक्शन करेगा तो ये भी तो बचाव में कुछ करेगा, इसने कुछ किया होगा तो बचाव के कुछ ना कुछ तो वहां पे रजिस्ट के निशान होंगे। तो वो जो चीजें आई हैं उस प्लेस पे, मर्डर के प्लेस पे, ठीक है, वो क्या है, रिलीवेंट फैक्ट्स हैं, दैट आर दी रिलीवेंट फैक्ट्स। ठीक है, अब समझता हूं, मैं समझता हूं कि इससे समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं फिर हम। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां आता है, 8th, सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 8 कहता है कि कोई भी कंडक्ट सब्सिक्वेंट या प्रीवियस कंडक्ट, मोटिव, प्रिपरेशन भी इसी में शामिल है। ठीक है, प्रिपरेशन किसका, एक्यूज्ड का। भाई मोटिव से रिलेटेड कोई भी चीज आएगी ना, वो किस में आएगी, इतना समझ लो, सेक्शन नंबर 8 में आएगी। ठीक है, मोटिव हो गया प्लस प्रिपरेशन हो गया प्लस प्रीवियस कंडक्ट और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ये चीज़ें किसकी है, किसका पार्ट है, सेक्शन नंबर 8 का पार्ट है। ठीक है, अब ये क्या कहता है, अगर हम बेरेक्ट से पढ़ें तो भैया अपना बेरेक्ट उठा लो। क्या कहता है कि कोई भी फैक्ट इज रिलीवेंट विच शोज और कंस्टिट्यूट्स अ मोटिव और प्रिपरेशन, वो क्या होगा, रिलीवेंट होगा फैक्ट जब वो क्या करे, जब वो शो करे, क्या करेगा, मोटिव करे किसी का, कोई इसका मोटिव क्या आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद में और प्रिपरेशन शो करे, और क्या करे, प्रिपरेशन किसके बारे में, रिलीवेंट फैक्ट की और या फिर फैक्ट इन इशू की। ठीक है, अब जैसे बताता हूँ इसमें क्या से कर सकते हैं। भाई ये लड़का ए है, ए नाम का, ये क्या गया, ये गया बाजार, इसने क्या कहा, इसने लोहार को कहा कि भाई ऐसा कर, ऐसा चाकू दिखा बिल्कुल बढ़िया वाला जो नुकीला हो, ठीक है, काफ़ी धारदार हो। उसने यहाँ से चाकू लिया, चाकू लेने के बाद में क्या किया, ये गया बी के घर, इसे क्या किया, मार दिया, और फिर ये चाकू कहाँ पे फेंका, नदी जो बह रही थी उसके अंदर फेंक दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये वाली
मोटिव भी तो दर्शा रही है इसका कि भाई इसने पहले प्रिपरेशन कर ली, सब्सिक्वेंटली इसने क्या किया, इसको मार दिया, उसके बाद में क्या किया, चक्कू फेंक दिया, सब क्या है ये मोटिव दर्शा रही है। ठीक है, मोटिव है, फिर क्या प्रिपरेशन भी कर दिया इसने, प्रीवियसली कंडक्ट किया था, चाकू लेके आया, फिर सब्सिक्वेंटली उसने फेंक दिया मार मूर के। यही चीज़ें हैं सेक्शन नंबर 8 में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किसमें, हम आते हैं सीधा सेक्शन नंबर 9 पे। ठीक है, या फिर इसकी एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, पहले 8 की इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। 8 की इलस्ट्रेशन देखते हैं हम, सी, इलस्ट्रेशन सी। ये क्या कहता है कि ए इज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी, ए ने क्या किया, बी को मारने की कोशिश की, खाने में जहर मिला के, पॉइजन देने के। ठीक है, तो अब होता क्या है कि द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी ए procured poison similar to that which was administered to B is relevant। ठीक है, इसको ये समझ लो कि भाई जिसने इसको पॉइजन दिया है, ए ने बी को पॉइजन दिया है, तो फैक्ट इस बात का कि ए के पास क्या था, प्रोक्योर्ड जो मतलब पॉइजन मिला या फिर इसने पॉइजन खरीदा इससे रिलेटेड, किसमें, जो कि एडमिनिस्ट्रेट किया गया है बी को, तो ये चीज़ें क्या है, ये भी रिलेवेंट है। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं हम अपनी भाषा में कि ये कौन है, सर्वेंट है। अब सर्वेंट को क्या किया, सर्वेंट को पैसा दिया किसने, एम नाम के लड़के ने, कि भाई जा और तेरे मालिक को मार दे, M2 फॉर मालिक। अब मालिक को मारने के लिए कहा, तो फिर क्या होता है, पैसा दिया, ये क्या लाया, पैसा से ये जहर ले आया, जहर ला के घर में रख लिया और इसको पॉइजन दे दिया। अब क्या होता है, पॉइजन दिया तो ये खा गया, इसको पता था, गुड फेथ में था कि इसे क्या पता था कि सर्वेंट इसके साथ में धोखा करेगा। अब जब पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो बर्तन के अंदर, खाने के बर्तन के अंदर जहर मिलता है। ठीक है, खाने के बर्तन के अंदर भाई जो टुकड़े उसमें से तो मिलेगा, पॉइजन गायब थोड़ी ना हो जाएगा। अब पुलिस को ये पता लगा कि एस नाम का जो सर्वेंट था वो यहाँ पे काम करता था, तो सर्वेंट्स को बुलाया, पूछा गया, थोड़ा सा प्रेशर डाला तो उसने सारी चीज़ें बता दी, साहब ये था, ये मैं यहाँ पे रखा हुआ था, और इसने ये जहर की शीशी क्या करी, डर के मारे छुपा के रख दी थी कहीं कोने में, सब मिल गया, तो ये क्या होगी, सारी चीज़ें सेक्शन 8 की बात हो गई। ठीक है, अब हम आगे आते हैं सीधा सेक्शन नंबर 9 पे। सेक्शन नंबर 9 को ऐसा समझो, शॉर्टली समझते हैं। सेक्शन नंबर 9, किसी भी चीज़ को अगर हम क्या करें, ठीक है, एक्सप्लेन करना, ठीक है, और इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, और क्या करना, कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश करना। ठीक है, क्या क्या चीजें, एक्सप्लेन करना, इंट्रोड्यूस करना, रिलेशन एस्टेब्लिश करना, सपोर्ट करना या फिर रिबट करना। क्या क्या करना, एक्सप्लेन करना, इंट्रोड्यूस करना किसी को, फिर सपोर्ट करना, रिबट करना या रिलेशन, ये सारी चीजें सेक्शन नंबर 9 में आएंगी। ये अब सेक्शन नंबर 9 में एक चीज़ जो होती है वो सब ने देखी होगी अपनी हिंदी फिल्मों में, क्या होती है वो होती है TIP, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। इसमें क्या होता है, बहुत सारे बंदों को ऐसे खड़ा कर दिया जाता है, भाई तू भी खड़ा हो लाइन में, तू भी खड़ा हो, अरे भाई टेढ़े भाई तू तो बिल्कुल खड़ा हो जा, तू भी खड़ा हो जा। जिनको खड़ा किया गया दे आर दी सिमिलर इन अपीरियंस, सिमिलर होनी चाहिए, कोई छोटा मोटा नाटा नहीं होना चाहिए, एक जैसे दिखने के लिए होनी चाहिए। फिर क्या करेंगे, विक्टिम को लाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा भाई देख ले, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मिरर होता है, बस यही विक्टिम ही देख सकेगा, ये नहीं देख सकेंगे इसको, ये देखेगा भाई ये था ये था ये था, हाँ साहब ये था, दैट इज अ TIP। और TIP किस में होती है, सेक्शन नंबर 9 में। डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है किस में, प्री में, क्या पूछेंगे, TIP इन विच सेक्शन, किस में, सेक्शन 9, बस और कुछ नहीं, खत्म सेक्शन 9। आगे बढ़ो, सेक्शन नंबर 10, सेक्शन 10 इज अ कंस्पायरेसी, हिंदी में बोले तो षड्यंत्र। षड्यंत्र देखो कितना भयानक नाम आ रहा है, षड्यंत्र, षड्यंत्र रचना। ठीक है, मतलब षड्यंत्र करने वाली बात, इसको क्या कहते हैं, इसको रूल ऑफ एजेंसी भी कहते हैं, रूल ऑफ एजेंसी भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इसमें रिलीवेंट होंगी। रिलीवेंट कैसे होंगी, देखो इसमें अपने बेयर एक्ट में आओ आप। बेयर एक्ट में अगर बात करी जाए सेक्शन नंबर 10 की, तो सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है कि थिंग्स सैड और डन बाय कंस्पायरेटर इन रेस्पॉन्स टू, क्या, इन रेफरेंस ऑफ द कॉमन डिजाइन। ठीक है, कोई भी चीज जो कही गई, करी गई, कंस्पायरेटर मतलब कि जो षड्यंत्रकारी हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा ही होंगे,
करी गई वो सारी की सारी चीज़ें कॉमन डिज़ाइन के लिए वो क्या होंगी, सारी की सारी चीज़ें रिलीवेंट होंगी। अब कैसे होंगी उसके लिए इसमें देख लो, इलस्ट्रेशन है क्या, इलस्ट्रेशन है। अब इलस्ट्रेशन है तो देखो इसमें भाई इलस्ट्रेशन क्या कहता है कि द फैक्ट दैट बी प्रोक्यूर्ड आर्म्स इन यूरोप, ये कहता है कि बी ने यूरोप से क्या करे, आर्म्स खरीदे। तो इसमें क्या, फॉर द पर्पस ऑफ द कंस्पायरेसी करने के लिए सी ने क्या किया, सी ने पैसा कलेक्ट किया कहाँ पे, कलकत्ता में, फॉर अ लाइक ऑब्जेक्ट। भाई क्या खरीदने, हथियार खरीदने यूरोप से, तो सी ने क्या किया, कलकत्ता में पैसा इकट्ठा कर लिया। डी ने क्या किया, डी पर्सन टू ज्वाइन द कंस्पायरेसी इन बॉम्बे, ठीक है। डी ने क्या किया कि कंस्पायरेसी को बॉम्बे में ज्वाइन की। और ई ने क्या किया, ई पब्लिश्ड राइटिंग एडवोकेटिंग दी ऑब्जेक्ट इन व्यू एट आगरा। और एफ ने क्या किया, ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिल्ली टू जी एट काबुल द मनी। इसने क्या किया भाई, काबुल में मनी भेजा इसको, विच सी हैड कलेक्टेड इन कोलकाता। मतलब घुमा फिरा के हवाला के थ्रू पैसा भेजा। और कहाँ भेजा, हवाला के थ्रू पैसा आया गया किसके पास में, मतलब उस टाइम होता होगा कुछ भी, मतलब इलीगल तरीके से इसने पैसा भेजा और सी के पास वो आ गया। कहाँ पे आया, कलकत्ता में आया। एंड द कंटेंट्स ऑफ ए लेटर रिटन बाय एच गिविंग एन अकाउंट ऑफ द कंस्पायरेसी, जो भी कंटेंट लिखे गए हैं उस लेटर के अंदर वो कंस्पायरेसी के अमाउंट आएंगे। आर ईच रिलीवेंट, ये सारी की सारी ये चीजें हैपन हुई है ना, मतलब कि ए हुआ, बी हुआ, जस्ट अ सेकेंड, मतलब ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, कुछ भी एक्ट किया इन्होंने, क्या इंटेंशन थी इनकी, हथियार खरीदना, क्या क्या किया, इसने पैसा भेजा, इसने रिटर्न किया, इसने फलाना किया, इसने काबुल में पैसा भेजा, घूम फिर के यहाँ पे आया, फिर यूरोप गया, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, रिलीवेंट होंगी, ठीक है। यही तो बता रहा है ये सेक्शन नंबर 10 क्या कह रहा है, कोई भी थिंग्स जो करी गई, कही गई कंस्पायरेटर्स के द्वारा, कमिट डिज़ाइन, और इसमें डिज़ाइन क्या है, कमिट डिज़ाइन, हथियार लेने थे भाई, ठीक है। यही है सेक्शन नंबर 10 जिसे रूल ऑफ एजेंसी कहते हैं। और जो प्री में सवाल पूछा जाएगा ना, प्री में डायरेक्टली ऐसे कह देगा भाई रूल ऑफ एजेंसी से आप क्या समझते हो, ठीक है, कहाँ दे रखा है। और मेंस में पूछेगा तो 3 नंबर में पूछ लेगा, डिफाइन रूल ऑफ एजेंसी, और कुछ नहीं। फिर हम आगे आते हैं सेक्शन नंबर 11। अरे भैया ये तो सबको पता है, सेक्शन नंबर 11 प्ली ऑफ एलिबी। प्ली ऑफ एलिबी सीधा सीधा का सीधा इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं, ठीक है। प्ली ऑफ एलिबी क्या है कि सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि ये केवल प्लेस तक ही लिमिटेड नहीं है, इसके और भी फैक्ट आ सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन अभी देखो बात करते हैं इसको समझने की, तो समझने में केवल ये समझ लो कि जैसे मान लो कि ए कोई बंदा है, इसके खिलाफ कोई वाद चल रहा है, ठीक है। वाद ये चला कि भैया ए ने क्या किया, 21 अप्रैल 1998 की रात में सी नाम का कोई शख्स था, उसकी हत्या कर दी। अब ए क्या कहता है कि साहब मैं इस अप्रैल की इस डेट को, मैं यहाँ था ही नहीं, मैं तो साहब यूरोप गया हुआ था, बिजनेस ट्रिप थी मेरी, ठीक है। यही क्या है, यही प्ली ऑफ एलिबी है, ठीक है। कि बताएगा नहीं साहब मैं तो उस टाइम यहाँ पे था ही नहीं, मैं तो कहीं और था, यही है प्ली ऑफ एलिबी, ठीक है। अब बेयर एक्ट की लैंग्वेज तो इसकी बहुत ही अलग है, देख लो ये क्या कहता है, इसको इलस्ट्रेशन से समझो कि द क्वेश्चन इज विदर ए कमिटेड अ क्राइम इन कोलकाता ऑन अ सर्टन डे। वही बात कह रहा है कि नहीं भैया मैं तो वहाँ नहीं था, मैं तो लाहौर में था, यही चीज़ें बता रहा है। फिर एक और देख लो इसका इलस्ट्रेशन बी, वो क्या कहता है, द क्वेश्चन इज विदर ए इज क्राइम, ए ने कोई कमिटेड किया क्राइम, तो जो सर्कमटेंसेज आर सच दैट द क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड आइदर ए बी और सी और डी। मतलब कि सर्कमटेंसेज क्या है कि या तो ए ने किया, या बी ने किया, या सी ने किया, या डी ने किया। तो अब क्या होता है, every fact which shows that the crime could have been committed by one of else and that it was not committed by B, C और D, ठीक है। मतलब कि कुछ भी अगर रिलेटेड फैक्ट होगा ना इसका कि भाई इन तीनों में से किसने क्राइम किया है, ठीक है, वो भी रिलेवेंट होगा। इसकी ये वाली इलस्ट्रेशन तो इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड जो इसकी इंपॉर्टेंट है वो है इलस्ट्रेशन ए। तो सेक्शन 11 की जो इलस्ट्रेशन ए है वही इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्टली पूछी जा सकती है, केवल प्री में आएगी, मेंस में ये नहीं आएगी। मेंस में तो उसमें क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, ठीक है। इसमें ये पूछा जाएगा कि भैया डायरेक्टली दे देगा कि ए लाहौर में, ए यहाँ था, ऐसा था, ये था, वो था, तो बताओ कि क्या ये कवर होगा प्ली ऑफ एलिबी में, ऐसा पूछा जाएगा, ठीक है। सेक्शन 11 हमारा कंप्लीट है। हम आते हैं सेक्शन नंबर 12
कोई भी जो डैमेजेस होंगे, सेक्शन 12 क्या कहता है हमारा, सेक्शन 12 जो डैमेज होंगे, ठीक है, किसी भी प्रकार के डैमेजेस होंगे उसमें अमाउंट डिसाइड करने के लिए फैक्ट रिलीवेंट होते हैं, वो सेक्शन 12 में रिलीवेंट होते हैं कि भाई क्या क्या डैमेजेस, जैसे मान लो कि ये गाड़ी है, इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या फिर ये पर्सन है, इसको क्या हुआ, लॉस हुआ बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ पर्सन सी, तो कितना लॉस हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ें किस में रिलीवेंट होंगी, सेक्शन नंबर 12 में। बस हमें इतना याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है इसमें, ठीक है। सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 13 क्या कहता है, कस्टम्स के बारे में। कस्टम, ये वाली कस्टम नहीं, ड्यूटी एंड कस्टम वाली, वो वाली नहीं जो हमारी होती है, ठीक है, कस्टम एंड एक्सेट्रा, ये वाली कस्टम दूसरी है। एक तो कस्टम वाली कौन सी होती है, कस्टम इंस्पेक्टर वगैरह, वो वाली कस्टम नहीं है, ये कस्टम है हमारी रिचुअल्स, ठीक है, ये रिचुअल्स पे अप्लाई होती है कि कस्टम्स और बाकी चीज़ों पर ये इसकी बातें अप्लाई होती है सेक्शन नंबर 13 की, ठीक है। और कस्टम्स को प्रूव करने के कितने तरीके होते हैं, कस्टम्स को प्रूव करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो पर्टिकुलर इंस्टेंस हम बता देंगे, सेकंड बता देंगे ट्रांजैक्शन क्या है, ठीक है। कस्टम्स को कैसे प्रूव करेंगे, पर्टिकुलर इंस्टेंस पे और ट्रांजैक्शन से हम उसे प्रूव करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि क्या है कि क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन पे आते हैं इसके डायरेक्टली। क्वेश्चन क्या कहता है कि द क्वेश्चन इज विदर ए हैज राइट ऑफ फिशरी, कि क्या ए के पास फिशरी का राइट है, यही तो क्वेश्चन है इसमें, इलस्ट्रेशन के ए में इसके। तो उसमें क्या है कि ए डीड कन्फरिंग द फिशरी ऑन एज एंसेस्टर ए मॉर्गेज ऑफ द फिशरी बाय एज फादर, ठीक है। बोलते हैं कि भैया क्या इसके पास फिशरी का राइट है, चलो इसको छोड़ो, वैसे पढ़ लो, फिशरी का राइट है, बोलेंगे हाँ भैया इसके तो पूर्वज वगैरह वो सारे के सारे यहाँ पे फिशरी करते थे, ठीक है, इसके दादा ने करी, इसके परदादा ने करी, उसके फादर ने भी करी, तो यस ही हैज़ द राइट ऑफ द फिशरी, ठीक है। दैट आर द कस्टम्स के बारे में बात जो करता है यही है, ठीक है। अब जैसे हम बात करें कि हम अगर एडोप्शन की बात करें, एडोप्शन क्या होता है, एडोप्शन में कोई कहता है कि भैया 13 वर्ष से ऊपर का बालक हम नहीं ले सकते गोद, तो लेकिन एक बंदा कहता है कि नहीं सर ले सकते हैं, तो कोर्ट कहेगा भाई आप अपने कस्टम्स से प्रूव करो इसको कि आप 13 वर्ष का बालक ले सकते हो, ठीक है। यही है कस्टम्स, कि आपकी पुरानी विचारधाराएं वगैरह जो रिचुअल्स वगैरह चली हुई आ रही हैं, ठीक है, सेक्शन 13 में रिलेवेंट होंगे वो। फिर सेक्शन नंबर 14, सेक्शन 14, सेक्शन 14 किसकी बात करता है, सेक्शन 14 हमारी बात जो करता है वो ये बताता है कि स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडीली फीलिंग, ठीक है, कि कोई भी चीज़ जो कि स्टेट किसकी होगी, बॉडी की, माइंड की या बॉडीली फीलिंग की, तो वो किस में आएंगी, वो रिलेवेंट होंगी सेक्शन नंबर 14 के अंतर्गत, ठीक है। सेक्शन नंबर 14 के अंतर्गत रिलेवेंट क्या क्या होंगी, कि कोई भी चीज़ें जो एग्जिस्टेंस शो कर रही है स्टेट ऑफ माइंड का, कि भाई मस्तिष्क का क्या वो स्टेटस था उस टाइम में, बॉडी क्या थी, बॉडीली की फीलिंग क्या थी, सारी की सारी चीज़ें। अब जैसे मान लो इलिस्ट्रेशन से समझते हैं डायरेक्टली इसको, नॉट बाय द डेफिनेशन प्रोविजन, नहीं तो ट्रिक्स किस बात की, ठीक है। अब स्टेट ऑफ बॉडी, पहले माइंड समझो, माइंड, फिर बॉडी और बॉडीली फीलिंग, ठीक है। कमीशन ऑफ क्राइम के टाइम में, तो स्टेट ऑफ माइंड मतलब कि ये देखा जाता है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, उस टाइम इसका स्टेट ऑफ माइंड कैसे रहा होगा। भाई जैसे मान लो कि ए ने बी को मारा और पत्थर से कुचल के मार दिया, ठीक है, बहुत मारा, पत्थर से कुचल के मारा, तो उस टाइम उसके माइंड का स्टेटस क्या रहा होगा, वो चीज़ यहाँ पे रिलेवेंट होंगी। फिर स्टेट ऑफ बॉडी, मतलब जिस वक्त ये जो एक्यूज है विक्टिम पे हमला कर रहा था, उस टाइम उसकी बॉडी की अवस्था कैसी थी, ठीक है, कैसी अवस्था थी, वो जो अवस्था होगी वो इसमें रिलेवेंट होगी, किसमें, सेक्शन नंबर 14 में। बॉडीली फीलिंग, क्या फील कर रहा था उस टाइम में वो, जैसे मान लो कि भाई ये इसको मार रहा है, ये वाला ले लो, ऊपर वाला पत्थर से कुचल के मार दिया, तो उसकी क्या फीलिंग रही होगी, उसने इतना बुरी तरीके से हीनियस तरीके से कैसे मारा। अब जैसे मान लो कि हम बात करते हैं रेप ऑफेंसेस की, तो भाई क्या था, ऐसी क्या फीलिंग उसमें गलत आ गई कि उसने ऐसा ऑफेंस कर दिया, ठीक है। उस टाइम उसका माइंड क्या रहा होगा, उसकी बॉडीली फीलिंग क्या रही होगी उसकी, सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, रिलेवेंट होती हैं इसमें,
ठीक है, बिकॉज ऑफ द वी लॉयर्स, हम सारे के सारे लॉयर्स हैं, तो भाई ये चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 14 को ऐसे नोट कर लो कि कोई भी चीज़ जो हमें बताए क्या, बॉडी की बॉडीली फीलिंग, ठीक है, और क्या बताए, स्टेट बताए माइंड का, फिर क्या बताए बॉडी का। ये जो स्टेट बता देगा बॉडीली फीलिंग, माइंड और बॉडी, ये सारी चीज़ें जो भी आएंगी इसमें रिलेवेंट होंगी सेक्शन नंबर 14 में। ये क्लियर है? ठीक है, अब इसमें क्या आता है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो कि एक फैक्ट जो कि रिलीवेंट है शो कर रहा है द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलीवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो द स्टेट ऑफ द माइंड एग्जिस्ट, नॉट जर्नली बट इन रेफरेंस ऑफ माइंड, नॉट जर्नली, ठीक है, बट इन रेफरेंस टू द पर्टिकुलर मैटर ऑफ क्वेश्चन, मतलब पर्टिकुलर मैटर ऑफ क्वेश्चन से रिलेटेड होगा ये वाला। फिर इसमें इलस्ट्रेशन देख लो, इसकी एक्सप्लेनेशन दो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली, ठीक है, प्रीवियस कन्विक्शन इज आल्सो प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या कहती है, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कहती है कि जो प्रीवियस कन्विक्शन होगा ना वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल होगा, किस में, रिलीवेंट फैक्ट्स में। प्रीवियस कन्विक्शन हैज आल्सो द इंपॉर्टेंट रोल इन द रिलीवेंट फैक्ट्स। ठीक है, और ये कौन प्रूफ करेगा भाई, अपोजिट पार्टी के वकील साहब होंगे, आ जाएंगे, अरे भैया ये तो पहले से ही ऐसा, इसको पहले भी कन्विक्शन हो रखी है इस मामले में ऐसे में, ठीक है, तो ये रिलीवेंट फैक्ट होंगे। ठीक है, अब इसमें देख लो, जैसे हम इसका सबसे पहला उदाहरण देखते हैं, इलस्ट्रेशन देखते हैं इसका, थोड़ी सी लंबी क्लास होगी बिकॉज ऑफ हमें सेक्शन 20 तक जाना है। फिर इसका जो हम देखते हैं सेकंड वाला, हाँ इलस्ट्रेशन देखो इसका, इलस्ट्रेशन ए, ये क्या कहता है कि ए क्या है, ये जो बंदा है ये है अक्यूज्ड, गुनहगार है, ठीक है, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, भाई इसको क्या पता, इसको भाई इसने कहा कि भाई ये जो मोबाइल है ना जो 20,000 का, तुझे 5,000 में दे दूंगा मैं। ठीक है, एक्यूज किसी चीज़ का है कि इसने ये प्रॉपर्टी स्टोलन कर रखी थी, इसने इससे ले ली। ठीक है, इट इज़ प्रूव दैट ही वॉज इन पोजिशन ऑफ द पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल। अब होता क्या, कई बार जो चोर वगैरह होते हैं बेच देते हैं मोबाइल, किसको, भोले वाले लोगों को, और भोले वाले लोग क्या होते हैं उन्हें पता भी होता है, ले लेते हैं, सोचते कौन देखेगा, इसने ले लिया। अब उसे क्या पता था भाई इस मोबाइल का तो भैया पूरी लोकेशन ऑन है, इसको धर लिया गया, इस मोबाइल के साथ में धर लिया गया। ठीक है, टीम ने धर लिया, तो फिर क्या होगा, द फैक्ट दैट एट द सेम टाइम ही वॉज इन पोजिशन ऑफ द मैनी अदर स्टोलन आर्टिकल। अब एक तो इसके पास यही मिला, एक फैक्ट आया कि भैया इसके पास मोबाइल भी मिला, अच्छा इसके पास तो चोरी की बाइक भी मिली। ठीक है, अरे भैया इसके पास तो और क्या मिला, चोरी का पर्स भी मिला इसके पास में, और भी ज़्यादा मतलब 3-4 मोबाइल और मिले। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या बता रहे हैं, ठीक है, जो भी इसके पास मिले वो सारी सारी चीज़ें रिलीवेंट होंगी एज टेंडिंग टू शो दैट ही न्यू, ये बताएगा कि इसे पता था, इसे पता था, एंड एंड ऑल ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ विच ही वॉज इन पोसेशन टू बी स्टोलन। मतलब ये कह रहा है कि भैया इसके पास क्या मिला, मोबाइल तो मिला ही मिला, इसके पास से मोबाइल मिला, चोरी की बाइक मिली, पर्स मिला, और क्या कर सकता, चोरी गले की चेन मिली, ठीक है, ब्लूटूथ डिवाइस मिली, और 3-4 मोबाइल मिले एप्पल वेप्पल के। तो जो सारी चीज़ें मिली है उससे क्या हो रहा है कि भैया इनोसेंट पर्सन तो है नहीं ये। अब इनोसेंट पर्सन नहीं है, अगली डायग्राम पे आ जाओ। ठीक है, ये रहा, ये एक्यूज़ है, क्या क्या मिले इसके पास से, मोबाइल चोरी का, फिर ये मिल गई इसके यहाँ से चोरी की बाइक, फिर क्या मिल गया, और भी 2-3 आर्टिकल मिल गए चोरी के। तो ये सब जब चीज़ें मिली हैं तो व्हाट डज कॉप थॉट, मतलब पुलिस क्या सोचेगी कि भैया ये जो बंदा है ना ये शातिर है, ही इज़ नॉट ए इनोसेंट पर्सन, ये क्या अवेयर था इस फैक्ट के बारे में, ठीक है, अवेयर ऑफ द थिंग्स की सारी चीज़ें स्टोलन है। यही बताता है हमारा सेक्शन नंबर कौन सा, 14, जो कि इलस्ट्रेशन में इसमें बता रखा, बिल्कुल इजीली मुझे लग रहा है आपको समझ में आ चुका होगा ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन नंबर 15 की ओर अग्रसर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें इलस्ट्रेशंस बहुत सारी हैं और ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हमें टाइम लगेगा, और अगर फिर भी इलस्ट्रेशन सारी करवानी है तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, जितने कमेंट्स आएंगे और जितने शेयर होंगे उसके हिसाब से आगे हम इसको करवाएंगे। ठीक है, फिर सेक्शन नंबर 15 क्या कहता है हमारा, सेक्शन नंबर 15 कहता है कि भैया कोई भी एक्ट एक्सीडेंट है या इंसिडेंट है, ठीक है, मतलब देखो भाई सीधी सी बात है, सेक्शन 15 क्या कहता है,
कि फैक्ट क्या है, एक्सीडेंटली हुआ है या इंसिडेंट है। ठीक है, एक्सीडेंट है या इंसिडेंट है, ये बताता हमारा सेक्शन नंबर 15। ठीक है, यानी किसी भी इंटेंशन के साथ मारा गया है, किस इंटेंशन से मारा है, एक्सीडेंटली मारा है कि इंसिडेंटली मारा है। ठीक है, इसके लिए एक भैया बहुत अच्छा केस है जिसमें कि संगेर साहब बरी हो गए, सेक्शन 15 कि फैक्ट एक्सीडेंटली है या इंसिडेंटली है। एक्सीडेंटली मतलब ये बाइक वाला अपनी मस्ती में चल रहा है लहराते हुए, किसके आगे, ट्रक के आगे आ गया, लहरा के यहाँ से इसने वो कट मारा तो ट्रक के नीचे आ गया। अब जर्नली क्या, ट्रक इसी रास्ते से जाता था, ट्रक वाला इसको नहीं जानता, ये इसको नहीं जानता। ठीक है, ट्रक का क्या हो गया था, ट्रक का या तो ब्रेक फेल हो गया, ऐसा मान लो ब्रेक फेल हो गया, इसने इस पर चढ़ा दिया, दैट इज एक्सीडेंटल एक्ट। वही इंसिडेंटली, जैसे मानो कि ये एक ट्रक वाला है, ठीक है, इसका जो रूट इसके मालिक ने, मतलब ये कुरियर सर्विस है, इस कुरियर सर्विस का काम होता है कि ये दिल्ली से केवल और केवल हरियाणा तक जाएगा, और रूट है कि यहाँ से होते हुए गुड़गांव जाएगा, फिर गुड़गांव के रास्ते आगे जाएगा, मानेसर तक जाएगा ये। लेकिन जिस दिन ये वाला काम हुआ इंसिडेंट वाले में, कि ये जो था ये मिला राजस्थान, ठीक है, लेकिन ऑन ड्यूटी शो क्या कर रहा है, ये ऑन ड्यूटी शो कर रहा है कि ये भैया मानेसर में है, और राजस्थान में मिला तो इसने क्या किया कि ये एक कार वाले के ऊपर चढ़ा बैठा गाड़ी, ठीक है, कार वाले की डेथ हो गई। तो ये चीज क्या शो कर रही है, इसका एक्सीडेंट नहीं है, इंसिडेंटली इसने काम किया है। ठीक है, ये मतलब एक प्रिजम्पशन है कि इंसिडेंट की, यही बताता हमारा सेक्शन नंबर 15। फिर हम आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 16। सेक्शन 16 क्या कहता है कि बिजनेस से रिलेटेड कोई भी चीज होगी ना, ठीक है, वो इसमें अप्लाई होगी, वो एक दूसरे से रिलेवेंट होंगी। तो सेक्शन 16 में क्या कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट। ठीक है, जैसे मानो कि इसमें सीधा इलस्ट्रेशन से ही देखते हैं ना, ये क्या कहता है कि ये रहा, द क्वेश्चन इज वीदर अ पर्टिकुलर लेटर इज डिस्पैच, कि क्या ये जो लेटर है ये डिस्पैच हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए क्या, द फैक्ट दैट इट वाज the ordinary course of business for all letters put in certain place to carried out by the post and that the particular letter was put in the place of relevant। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हम जब छोटे थे तो उसमें क्या होता था, मोहल्ले के बाहर एक लाल कलर का डिब्बा लगा होता था, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते थे, सारे के सारे अपने लेटर डाल देते थे इसके अंदर। ठीक है, ऐसा कुछ होता था, कैसा होता था, देखो ये ऐसा ऐसा लाल लाल कलर का डिब्बा होता था, और लाल कलर के डिब्बे में हम यहाँ पे अपने लेटर डाल देते थे, लेटर्स हम यहाँ पे पुट कर देते थे। तो फिर क्या करता था, डाकिया आता था और एक बार में आके इन सबको ले जाता था। तो क्या लेटर डिस्पैच हुआ या नहीं हुआ, कि भाई ये सारे के सारे लेटर्स क्या करते थे, इसके अंदर डालते थे, डाकिया आता था ले जाता था, ये क्या है, रिलीवेंट है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, कंपनी के हिसाब से समझें कि क्या इस कंपनी ने, जिसका काम कुरियर सर्विस का है, उसके पास कुरियर भेजा गया है और वो डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ है। मतलब कि इस कुरियर कंपनी के पास एक कंपनी से माल आता है, ठीक है, एक कंपनी ने इसको भेजा, यहाँ से लेके यहाँ तक ही गया, और जाने के बाद सारे के सारे यहाँ पे स्टोर उसके वेयर हाउस में रखे गए, फिर वेयर हाउस से चीज़ें जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें कोर्स ऑफ बिजनेस में आ गया, ये रिलीवेंट होंगी, यही सेक्शन नंबर 16 बताता है। ठीक है, फिर क्या आते हैं हम, सेक्शन नंबर 17 पे आते हैं। सेक्शन नंबर 17 हमारा क्या कहता है, एडमिशन डिफाइंड। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है भाई, ये तो बहुत अच्छा प्रोविज़न है, मेरा फेवरेट सेक्शन है ये वाली। ठीक है, हम आते हैं सीधा एडमिशन्स पे। एडमिशन डिफाइंड कहाँ कर रखा है, 17 के अंदर डिफाइन कर रखा है। ठीक है, कि एडमिशन क्या होगा, 17 में केवल डिफाइन कर रखा है, 18, 19, 20 में बता रखा है कौन करेगा। ठीक है, तो 17 हमें क्या बताता है, 17 बताता है कि एन एडमिशन एक क्या स्टेटमेंट है। एडमिशन क्या कहता है, ये स्टेटमेंट है जो हम कैसे दे सकते हैं, या तो ओरली हो, या डॉक्यूमेंट्री हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। ठीक है, जो सजेस्ट करे एनी इंटरफेरेंस एज ऑफ द फैक्ट इन इशू, जो कि क्या बताए, इंटरफेरेंस फैक्ट इन इशू के बारे में बताए, या फिर रिलीवेंट फैक्ट के बारे में बताए। ठीक है, एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन्स एंड अंडर द सर्कमस्टेंसेस हेयर ऑफ मेंशन, मतलब
ये जो कह रहा है कि सरकमटेंसेस हेयर इन आफ्टर मेंशन, मतलब जो कि 18 से 55 वाले भाग में जो मेंशन कर रखा है ना, उसके अंदर जो भी सरकमटेंसेस वगैरह में आए हैं वो चीज़ें भी इसके अंदर आएंगी। किसके अंदर? सेक्शन नंबर 17 वाले में। ठीक है, देखो लास्ट में दे रखा है ना कि हेयर इन आफ्टर मेंशन, ये अंडर दी सरकमटेंसेस हेयर इन आफ्टर मेंशन, मतलब जो इसके बाद वाले हैं 18 से 55 वाले, उसको चीज़ों को भी ये कवर करेगा। ठीक है, तो एडमिशन क्या होगा समझ गए? एडमिशन वो हुआ कि एक स्टेटमेंट है, या तो ओरल होगी या डॉक्यूमेंट्री होगी। ठीक है, और क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो रिलेट करे, किसको? फैक्ट इन इश्यू को बता रही हो या रिलीवेंट फैक्ट को बता रही हो। ठीक है, या उन प्रोविजंस के बारे में जो कि 1855 में दे रखा है, दैट इज एडमिशन। समझ गए? अब हम आगे आते हैं सेक्शन नंबर 18, एक साथ कर लेते हैं इसको। चलो, सेक्शन 19 और सेक्शन 20। ठीक है, सेक्शन 18 क्या कहता है? सेक्शन 18 में कहता है, सेक्शन 18, 19, 20 कहते हैं कि बाय हुम, किसके द्वारा सूट एडमिट किया जाएगा, कि किसके द्वारा सूट एडमिट किया जाएगा 18, 19, 20। सबसे पहले कौन करेगा सूट एडमिट? 18 में पार्टी या उसका एजेंट जाके करवा सकता है सूट एडमिट कोर्ट में। ठीक है, 19 में क्या कर सकता है कि 19 में जिसकी पोजीशन हमें प्रूव करनी है, 19 में क्या करनी है? जिसकी हमें पोजीशन प्रूव करनी है, पोजीशन प्रूव जिसको करनी है, वो कैसे पोजीशन प्रूव करनी है? अगेंस्ट में पोजीशन प्रूव करनी है। और कैसे करनी है? ये अगेंस्ट में करनी है पोजीशन प्रूव। और अगेंस्ट में कैसे? जैसे मान लो कि मैंने किसी को अपॉइंट कर रखा है, किस लिए? कि भैया जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं ना, तुम उनसे जाकर या फिर उनसे तुम जैसे मर्जी कांटेक्ट करो और उनसे तुम सूट की फ़ीस लेके आओगे। ठीक है, अब क्या होता है कि एक मेरा क्लाइंट था, उस क्लाइंट पे क्या गया कि वो बंदा गया और उसने फ़ीस भी ले ली और उसने फिर क्या किया कि मुझे बताया भी नहीं। ठीक है, तो अब जो क्लाइंट होगा ना, वो जो क्लाइंट है वो तो कहेगा कि साहब मैंने तो उसको दे दी फीस। ठीक है, क्योंकि वो आपका रिकवरी एजेंट है। अब जो क्लाइंट है यहाँ पे आके क्या देगा? बयान देगा कि भैया ऐसा ऐसा है और मैंने इनको दे दिया है। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी? रिलीवेंट होंगी, क्योंकि उसकी क्या हो रही है? उसकी पोजीशन प्रूफ हो रही है। ठीक है, अब आता है सेक्शन नंबर 20। स्पेसिफिकली अगर किसी को रेफर कर दिया जाए, स्पेसिफिकली रेफर्ड कोई पर्सन है कि हाँ भैया यही करेगा, इसके अलावा कोई नहीं करेगा। जैसे मान लो कि आपका किसी डॉक्टर साहब से इलाज अच्छा चला या वकील साहब आपको अच्छे लगे, आप करते हो ना रेफर, हाँ भाई अच्छे हैं ये वाले। ठीक है, वैसे समझो कि एडमिशन कौन कर सकता है? स्पेसिफिकली रेफर्ड, वो रेफर्ड कर देगा। ठीक है, जिसे अलग से रेफर किया गया हो। ठीक है, ये वाली बात है इसमें सेक्शन नंबर 20 में। तो अब ये लिंक कर देते हैं, मतलब इसकी कड़ी जोड़ देते हैं हम। ये कहाँ से उठ के कहाँ फेंकेगा? 18 सीधा उड़ के जाएगा 118, 19 जाएगा 119, 20 जाएगा 120 इंडियन एविडेंस एक्ट से। ठीक है, तो 17 में तो क्या था कि कौन एडमिट कर सकता है, 18 के अंदर क्या है? एडमिशन, मतलब 17 में एडमिशन, 18 में कौन एडमिट करेगा? 18, 19, 20 में। तो 18 में कौन करेगा? 18 में करेगा जो पार्टी होगी या उसके एजेंट होगा। ठीक है, फिर 19 में कौन करेगा? 19 में जब पोजीशन प्रूव करनी है अगेंस्ट में। और 20 में कौन करेगा? जो स्पेसिफिकली रेफर्ड होगा। अब इसका इससे कैसे लिंक है 18 का 118 से, मतलब ये इसकी कड़ी इससे कैसे जुड़ रही है? ठीक है, ये यहाँ से फ्लाई होके, ये यहाँ से इसका प्लेन यहाँ से फ्लाई होके यहाँ पे कैसे पहुँचा? इसका प्लेन यहाँ से फ्लाई होके फाइटर जेट यहाँ कैसे पहुँचा? ये यहाँ पे कैसे पहुँचा? बिल्कुल फ्लाई करके, उड़ के। ठीक है, बिना किसी सहायता के। ये हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ये रहा हमारा होमवर्क दैट वी हैव टू डू। ठीक है, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हुई। क्लास लगेगी अच्छी है तो देखिए, नाम क्या अपना? ट्रिक्स एंड फंडा ऑफ लॉ। क्या है? ट्रिक्स एंड फंडा किसका? लॉ का। तो क्या करना है आपको? सब्सक्राइब कर दो भैया, लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, और साथ में जो ऐसा एक आइकन बन रखा हो घंटे का सा, ठीक है, उसे क्या करना है? आपको प्रेस कर देना है। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।